राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम न्यूक्लियर फिजिक्स में प्लाज्मा पढ़ रहे थे और प्लाज्मा की परिभाषा के साथ हमने प्लाज्मा और नाभिकीय संलयन में क्या संबंध होता है और संलयन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो क्या होनी चाहिए, वो इसका अध्ययन किया था। अब आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऊर्जा संतुलन, एनर्जी बैलेंस इन प्लाज्मा। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्लाज्मा कण घनत्व अधिक होना चाहिए, प्लाज्मा का ताप उच्च होना चाहिए और परिरोधन समय टाउ दीर्घ या लंबा होना चाहिए। उच्च ताप वाले प्लाज्मा से ऊर्जा की सतत हानि होती रहती है। अब प्लाज्मा से ऊर्जा की हानि के कई कारण हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने इस बात को बताया था कि प्लाज्मा एक आवेशित कणों का समूह होता है और उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं, जिसके कारण वो आयन गति करते रहते हैं। तो कणों की गति, ऊष्मा चालकता, कणों द्वारा विकिरण ऊर्जा आदि कारणों से प्लाज्मा में से ऊर्जा की हानि होती रहती है। अब प्लाज्मा में से जब ऊर्जा की हानि हो रही है तो प्लाज्मा ठंडा होगा तो प्लाज्मा कन्वर्ट होकर नॉर्मल स्टेट में आएगा। तो प्लाज्मा को बनाए रखने के लिए जो जितनी ऊर्जा उसमें से हानि हो रही है उसकी उतनी ही ऊर्जा हम उसको देते रहे तो प्लाज्मा अपनी अवस्था में बना रहेगा। मान लो प्लाज्मा उच्च ताप पर बनाए रखने के लिए प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड दी जाने वाली ऊर्जा pH है, यानी कि एकांक आयतन को एक सेकंड में जो ऊर्जा दी जाती है उसका मान लिया pH है। अब प्लाज्मा को गर्म बनाए रखने के लिए दी गई है ऊष्मा, उससे जितनी ऊर्जा की हानि हो रही है उसके बराबर होगी तो प्लाज्मा अपनी अवस्था में बना रहेगा। अब यह ऊर्जा कई प्रकार से दी जा सकती है, विद्युत के द्वारा या इसमें उच्च ऊर्जा के उदासीन कणों को दागकर या और भी विधियों के द्वारा इसको उच्च ताप पर बनाए रखा जा सकता है। प्लाज्मा का जितना अधिक घनत्व होगा उसे गर्म बनाए रखने के लिए भी उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी पदार्थ जो प्लाज्मा अवस्था में होगा और उसमें जितने अधिक कण होंगे तो उतनी ही हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हमारे द्वारा
दी जाने वाली ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? उसमें उपस्थित कणों के घनत्व पर। तो pH प्रोपोर्शनल टू n, n क्या है? कणों का घनत्व है। अब प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो pH इजकल टू CH n आएगा, और CH एक कांस्टेंट है, यानी कि उपरोक्त समीकरणों से हमें यह प्राप्त होता है कि दी जाने वाली ऊर्जा उसकी घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यदि प्लाज्मा में जब नाभिकीय संलयन होता है तब प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड ऊर्जा का उत्पादन होगा। मान लीजिए उससे उत्पादन की दर को हमने pf मान लिया है। उत्पादन की दर pf तथा ऊष्मा देने की दर क्या मानी थी? ph मानी थी। तब pf का मान परिरोधी समय यानी परिरोधन समय t के समानुपाती होगा। भाई जितनी देर तक प्लाज्मा रहेगा उतनी देर तक ही संलयन अभिक्रिया होती रहेगी और हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। एक तो इस राशि पर निर्भर करेगी, दूसरी जिसमें जितने अधिक कण होंगे उतना ही संलयन होगा। तो pf हमारा दो राशियों के अनुक्रमानुपाती होगा, एक तो परिरोधन समय, दूसरा उसमें उपस्थित कणों के घनत्व के स्क्वायर के बराबर होगा। तो pf प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? n स्क्वायर t स्क्वायर। अब तो p प्रोपोर्शनल टू को हटाएं तो हमारे पास इक्वेशन आता है pf इजकल टू cf n स्क्वायर t। cf यहाँ नियतांक है। अब यदि हम बात कर रहे थे ऊर्जा संतुलन की, ऊर्जा संतुलन का मतलब है कि प्लाज्मा को जितनी ऊर्जा दी जा रही है उतनी ही ऊर्जा उससे उत्पन्न हो रही है। तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा का संतुलन कहेंगे, और प्लाज्मा का जो पदार्थ है जो प्लाज्मा के रूप में बना रहेगा। अब इन दोनों राशियों में से यदि दी जाने वाली एनर्जी या ऊर्जा कम हो, ऊष्मा कम हो, और उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज़्यादा हो, तो कुछ समय पश्चात वो उससे ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा और प्लाज्मा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो ऊर्जा संतुलन की क्या परिभाषा बनी? इसे हम लिख सकते हैं कि एक प्लाज्मा में ऊर्जा उत्पादन और प्लाज्मा में ऊर्जा हानि के संतुलन को ऊर्जा संतुलन कहते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहें कि प्लाज्मा में संलयन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का मान उसे दी जाने वाली ऊर्जा के बराबर हो तो इसे ऊर्जा संतुलन कहते हैं। आगे समझ में? अब नीचे दिए गए ग्राफ में ड्यूट्रॉन तथा ड्यूट्रॉन संलयन क्रियाओं में
प्लाज्मा ताप T के लिए प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊर्जा C और C प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड ऊर्जा हानि के वक्र दिए गए हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये ड्यूट्रॉन और ट्यूट्रॉन के ऊर्जा उत्पादन का ग्राफ है और इधर ताप है बढ़ते हुए ताप पर और ये उत्पादन की दर है। अब ऐसे ही ड्यूट्रॉन ट्यूट्रॉन पर इस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन आता है तथा ऊर्जा की जो हानि आती है वो इस रेशियो में आ रही है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि एक पॉइंट ये तथा दूसरा पॉइंट ये, इस पॉइंटों पर ये ड्यूट्रॉन तथा ट्यूट्रॉन के लिए ऊर्जा संतुलन बिंदु है तथा ये ड्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन के लिए ऊर्जा संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पर, इन दोनों बिंदुओं पर प्लाज्मा में ऊर्जा संतुलन की स्थिति बनती है और उसके लिए जो ताप है ये आता है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आता है 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो उपरोक्त चित्र से हमें प्राप्त होता है कि ड्यूट्रॉन ट्यूट्रॉन में 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ऊर्जा संतुलन तथा ड्यूट्रॉन में 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ऊर्जा संतुलन प्राप्त होता है। तो हम ऊर्जा संतुलन को अब यहाँ से समझ चुके हैं कि ऊर्जा संतुलन क्या है, कि प्लाज्मा में संलयन से उत्सर्जित ऊर्जा तथा उसे ऊर्जा दी जाने वाली ऊर्जा के यदि संतुलन में हो, बराबर हो, तो वह ऊर्जा संतुलन होता है। अगला जो टॉपिक है वो है लॉसन कसौटी। यदि किसी नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के लिए उचित ऊर्जा लाभ प्राप्त करना हो तब इसके लिए अत्यधिक कण घनत्व वाले प्लाज्मा की उच्च ताप पर आवश्यकता होती है तथा इसके साथ ही इसका लंबे समय तक परिरोधन की भी आवश्यकता होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें नियंत्रित अभिक्रिया या उचित ऊर्जा लाभ चाहिए तो प्लाज्मा का उच्च घनत्व होना चाहिए, उसका उच्च ताप होना चाहिए तथा प्लाज्मा का परिरोधन समय भी लंबा होना चाहिए या दीर्घ होना चाहिए। प्लाज्मा संलयन अभिक्रिया की तीव्रता जो है प्राचल N और T पर निर्भर करती है। इन्हें परिरोधन प्राचल कहते हैं। परिरोधन प्राचल किन्हें कहते हैं? N और T को परिरोधन प्राचल कहते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में उत्पादित ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा, प्लाज्मा संलयन से उत्सर्जित ऊर्जा का मान यदि उसमें
लॉस होने वाली ऊर्जा pH से अधिक हो, तब होता है जब एक नाभिकीय रिएक्टर में उत्पादित ऊर्जा तथा क्षयित ऊर्जा का मान का कंपेयर करें, तो उत्पादित ऊर्जा का मान यदि क्षयित ऊर्जा से अधिक होता है जब परिरोधन प्राचल NT एक शर्त जिसे लॉसन कसौटी कहते हैं का पालन करें। इस लॉसन कसौटी में परिरोध प्राचल NT तथा प्लाज्मा ताप T का संयुक्त रूप से सम्मिलित होते हैं। लॉसन कसौटी के अनुसार हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी नाभिकीय रिएक्टर में उत्पादित ऊर्जा का मान उसमें होने वाली क्षति ऊर्जा से अधिक हो तो उसे लॉसन कसौटी का पालन करना पड़ेगा। और लॉसन कसौटी क्या है? ड्यूटेरियम के संलयन के लिए ये कसौटी होनी चाहिए, यानी NT का मान ग्रेटर देन 10⁶ सेकेंड घन सेमी होना चाहिए तथा ताप कितना होना चाहिए? T = 5 × 10⁸ केल्विन होना चाहिए। ताप कितना होना चाहिए? 5 × 10⁸ केल्विन ताप पर NT का मान इतना होगा तो जो उत्पादित ऊर्जा का मान क्षति ऊर्जा से अधिक प्राप्त होगा। लॉसन ने यह कसौटी दी कि किसी नाभिकीय रिएक्टर से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तथा ड्यूटेरियम के लिए हमें इस कंडीशन का पालन करना चाहिए। उसमें क्या होगा कि NT का मान 2 या 3 × 10⁻14 सेकेंड घन सेमी तथा टेम्परेचर T = 10⁸ केल्विन का होना चाहिए, ठीक है भाई। जो लॉसन कसौटी है वो ये दो बिंदुओं के द्वारा दर्शाई जा सकती है। लॉसन कसौटी कहती क्या है? नंबर 1 बात कि किसी भी नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊर्जा का मान उसमें होने वाली क्षति ऊर्जा से अधिक तभी होगा जब वह जो नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग में आने वाला ईंधन है वो इन कसौटियों का पालन करे। उसमें ड्यूटेरियम का संलयन हो रहा है तो वो इसका पालन करना चाहिए तथा और ट्यूटेरियम का संलयन हो रहा है तो वह इसका पालन करना चाहिए, सेकंड वाले पॉइंट का पालन करना चाहिए। इस कसौटी के अनुसार नाभिकीय ऊर्जा उचित लाभ के लिए N को बढ़ाकर T कम किया जा सकता है या N को कम रखकर T अधिक ले सकते हैं। प्रत्येक की अपनी समस्याएं हैं। वर्तमान में 10 टाउ यानी परिरोधन समय 0.1 सेकंड तक लाकर जो घनत्व है N उसका मान 10⁻15 प्रति घन सेमी के लिए ट्यूटेरियम प्लाज्मा को 10⁸ केल्विन पर गर्म रखकर ताप नाभिकीय संलयन
ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ये। ठीक है ना। अभी तक तो आप लॉसन कसौटी या लॉसन कंडीशन को समझ चुके हैं कि लॉसन कंडीशन क्या होती है और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। लॉसन कसौटी ये दिखाती है कि ताप नाप के रिएक्टर से ऊर्जा का उत्सर्जन किस प्रकार होगा, किस कंडीशन में होगा तो हमें ऊर्जा का लाभ होगा। यदि कोई ताप नाप के रिएक्टर इन दो कंडीशंस का संतुष्ट करता है तो उससे हमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। यानी यह जो कंडीशन है वह ऊर्जा संतुलन से ऊपर वाली होगी। इस ग्राफ में हम देखेंगे कि ताप नाप के रिएक्टर इस रीजन में काम करेगा तो वह ऊर्जा का उत्पादन करेगा। यदि वह इस रीजन में करेगा तो ऊर्जा की हानि होगी, क्योंकि ऊर्जा की होने वाली हानि उत्पादन से अधिक है। ठीक है, धन्यवाद।